नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। संजय गांधी अस्पताल के वायरोलॉजी विभाग में शुरू हुई कोरोना संक्रमण की जांच। विंध्य क्षेत्र को मिलेगी बड़ी सुविधा। 27 दिन के लॉकडाउन के बाद कुछ जिलों को मिली आंशिक छूट, बाकी लॉकडाउन लगातार रहेगा जारी। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही व मनमानी का शिकार हुए एम्बुलेंस कर्मचारी और छूट के बाद शहर में उमड़ी लोगों की भीड़, पुलिस ने की कार्रवाई। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। रीवा में शुरू हो गई कोरोना संक्रमण की जांच। अब नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा इंतजार, उसी दिन मिलेगी कोरोना की रिपोर्ट। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के बचाव को लेकर शासन प्रशासन स्तर पर हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी का परिणाम है कि विंध्य क्षेत्र के सबसे बड़े अस्पताल में कोरोना संक्रमण की जांच शुरू हो चुकी है। इसी लैब के शुरू हो जाने से जहां आसानी से कोरोना वायरस की जांच हो पाएगी, वहीं समय की बचत के साथ साथ कोरोना संक्रमण के इलाज में भी आसानी होगी। यह जांच अब बाहर नहीं भेजी जाएगी, बल्कि संजय गांधी अस्पताल के वायरोलॉजी विभाग में रिसर्च डायग्नोसिस लैब में आसानी से की जा सकेगी, जिसके लिए बाकायदा प्रशिक्षित टीम भी रखी गई है, जो इस जोखिम भरे काम को बड़े ही संजीदगी से पूरा करेगी। संजय गांधी अस्पताल में शुरू की गई जांच लैब का रीवा शहडोल संभाग कमिश्नर डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव द्वारा निरीक्षण भी किया गया। समाचार है कि अब संजय गांधी अस्पताल में वायरोलॉजी रिसर्च डायग्नोस्टिक लैब जो है वो आज से प्रारंभ हो रही है। हमारे पास में यहाँ टेस्ट के लिए RT-PCR मशीन आ गई है, उसका कैलिब्रेशन हो गया है, वैलिडेशन हो गया है। और चूंकि ये लॉकडाउन था तो इसको प्रारंभ होने में बहुत असुविधा रही। जो टेक्नीशियन थे वो दिल्ली से आने में उनको काफ़ी तकलीफ हुई। अंततः लैब आज से प्रारंभ हो रही है और आज आने का मकसद यही था कि हमारे जितने भी जो प्रशिक्षित डॉक्टर हैं, टेक्नीशियन हैं, ये सब इनका हौसला बढ़े और आसपास हमारे शहडोल संभाग और रीवा संभाग के जितने भी ज़िले हैं, जितने भी जो सस्पेक्टेड केस होंगे उनके सब नमूने यहाँ पर आएंगे, उनकी जांच यहाँ पर की जाएगी और इस जांच के आधार पर ये निष्कर्ष निकलेगा कि जो टेस्ट के लिए नमूना आया है उसमें कोरोना वायरस है या नहीं। तो ये लैब की सुविधा यहाँ प्रारंभ होने से अब हम सब के लिए ये बहुत अच्छी बात रहेगी कि हम डायग्नोस जो है कोरोना वायरस का जल्दी कर पाएंगे, इसका इलाज भी जल्दी कर पाएंगे। अभी इसकी जो क्षमता है वो लगभग 40 नमूने प्रतिदिन की है। धीरे धीरे इसकी क्षमता और बढ़ेगी और इस तरह से कोरोना वायरस की जंग में इस संजय गांधी अस्पताल की ये जो लैब है इसका भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। और निश्चित रूप से यहाँ की जनता का जो संयम, साहस और संकल्प है लॉकडाउन के नियमों का पालन करने में, सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने में, और जो हमारे वास्तविक योद्धा हैं, हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ्स, नर्सेज, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, हमारे सभी पुलिस के कर्मचारी अधिकारी, प्रशासनिक कर्मचारी अधिकारी, यहाँ के सभी स्वयंसेवी संगठन, यहाँ के जनप्रतिनिधि, सब लोगों ने मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान था, घर में रहें, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक दूरी का पालन करें, उन सब निर्देशों का, स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन किया और उसी का ये परिणाम है कि आज पूरे मध्य प्रदेश में केवल शहडोल और रीवा संभाग ही ऐसे संभाग है जहाँ के 7 जिलों में एक भी कोरोना संक्रमण का पॉजिटिव केस नहीं मिल पाया। कोरोना वायरस के संक्रमण की जांच के लिए रीवा में कोरोना टेस्ट लैब स्थापित की गई है, जिसका शुभारंभ आज यानी सोमवार से कर दिया गया है, जिसमें आज से ही जांच शुरू की गई है। इस कोरोना टेस्ट लैब के शुरू होने से विंध्यवासियों को बड़ी सुविधा मिलेगी, जहां रीवा व शहडोल संभाग के कोरोना संक्रमणों की जांच में बड़ी आसानी होगी। माइक्रोबायोलॉजी विभाग में संचालित किए गए कोरोना टेस्ट लैब के संबंध में मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मनोज इंदुलकर से रीवा दर्शन ने बात की तो इन्होंने
इससे होने वाली सुविधाओं के संबंध में विस्तार से बताया। हाँ, ये आज चालू हो गई है कि और इस मशीन के द्वारा हम जो वायरस का जो कोविड-19 का जो वायरस होता है का उस एंटीजन को जो लाइव एंटीजन है उसको हम देख सकेंगे। इस प्रोसेस में तकरीबन 8 घंटे लगते हैंगे और तकरीबन ये 24 घंटे के अंदर हमको रिपोर्ट मिल जाया करेगी। पूर्व में ये 48 से 72 घंटे लगते थे जहाँ से सैंपल जबलपुर जाता था। तो इस दौरान जो सस्पेक्ट केस है इसमें हम लोगों को बड़ी एंजाइटी बनी रहती थी कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। हालांकि हम ये मान के चलते थे कि जो सस्पेक्ट किया है वो पॉजिटिव होगा, तो हम प्रिकॉशन तो पूरी लेते थे। अब ये होगा कि जैसे ही हम सैंपल देंगे दूसरे दिन मॉर्निंग में हमको रिपोर्ट मिल जाएगी, क्योंकि प्रोसेस करने में समय लग जाता है, 8 घंटे लग जाते हैं। तो अब जो इमीडिएटली 8 से 10 घंटे के अंदर जांच हुई तो हमको टेलीफोनिकली भी एक रफ़ रिपोर्ट हमको मिल जाया करेगी मरीज के बारे में। पहले ये होता था कि बहुत समय लगता था। यहाँ हमारे 2 असिस्टेंट प्रोफेसर है, उसमें हमारे डॉक्टर कुशवाहा जो है डिपार्टमेंट माइक्रो में जो सहायक प्राध्यापक है वो ट्रेनिंग भी लेके आए हैं। 2 रिसर्च साइंटिस्ट है वो भी ट्रेनिंग लेके गए हैं। तो ऐसे 4 लोगों की ट्रेनिंग के साथ में हमने शुरुआत कर दी है। अभी कुछ ही देर में हमारे यहाँ से एक सैंपल जाएगा और उसकी टेस्टिंग चालू हो जाएगी। कल एक टेस्ट लगाया था तो आज 2 टेस्ट हम भेज रहेंगे, तो वो उसकी जांच आज हो सकता है तो शायद करते हैं वो जांच। तो ये जांच से हमें एकदम इमीडिएटली मालूम पड़ जाएगा कि उसको पॉजिटिव है, तो वो दिखाता है कि उसको वाकई कोरोना है। नहीं, उसमें ICMR के कुछ दिशा निर्देश हैं, उस दिशा निर्देश के अनुसार ही जाँच होती है। जो जैसे कि उदाहरण के तौर पर जितने हेल्थ केयर वर्कर है, अगर उन लोगों को तकलीफ़ होती है तो उस परिस्थिति में फिर जो है उनकी जांच कराना, उनको कफ कोल्ड फीवर हो। इसके अलावा जो भी बाहर से आए हुए हैं और 14 दिन से उनको सिम्टम आ रहे हैं 14 दिन के अंदर, तो उन लोगों की सबकी जांच हम लोग यहाँ पर करेंगे। ऐसे पूरे इसकी जांच करने का औचित्य नहीं है, केवल उन्हीं लोग जो उनके कांटेक्ट में है। जैसे किसी के घर में पॉजिटिव है तो उस व्यक्ति की हम यहाँ पर इस मशीन से जांच करेंगे, क्योंकि जांच की कीमत भी बहुत अधिक है। जैसे प्राइवेट में जाएंगे तो 4,500 रुपये की इसकी जाँच की जाती है। अपने यहाँ पर सभी का निःशुल्क जाँच होगी ये जाँच। वहीं जब हमने रीवा में संचालित रियल टाइम PCR लैब में कोरोना टेस्ट को लेकर होने वाली सुविधाओं समेत जोखिम के संबंध में बाकायदा प्रशिक्षण लेकर जबलपुर से आए एक्सपर्ट व माइक्रोलॉजी विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर प्रमोद कुशवाहा से बात की, तो उन्होंने इस लैब के साथ इसकी विशेषताओं पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए बारीकी से जानकारी दी। प्रस्तुत है कोरोना जाँच को लेकर हमारी यह खास रिपोर्ट। आएगा बॉक्स में वैक्सीन कैरियर में, जैसे ही आएगा फटाफट हम इसे स्प्रे करेंगे कि वो डिसइंफेक्ट हो जाए। अगर उसके बाहर कुछ लगा है अगर वो भी करते हैं, मगर हर स्टेप में करना जरूरी है। ठीक है, वो आया, हमको सैंपल दिया, हमने इसमें एंट्री कर ली कि कहाँ से आया, कौन लाया, कितने सैंपल हैं और हमको फॉर्म देंगे। फिर दूसरे सेक्शन में हम फॉर्म की पूरी एंट्री करते हैं, कौन मरीज है, क्या है, कहाँ पर रहने वाला, फ़ोन नंबर, वो सारी एंट्री हो गई। वो डब्बों में ये मार के अपन भरते हैं। फिर अब उन डब्बों को जो ले जाएगा बायोसेफ्टी कैबिनेट में, जैसे मैं ले जाऊँगा, मेरे साथ डॉक्टर मिल हैं, हम लोग उनको ले जाएंगे सीधे। हम फॉर्म में भी हाइको मारेंगे, डिसइंफेक्टेंट हर लेवल पे। जहाँ पर रहेंगे हमारे डाटा एंट्री ऑपरेटर और डॉक्टर आशुतोष इस चीज़ को मॉनिटर करेंगे कि सारी चीज़ें रियल टाइम में जानी चाहिए। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी कि भाई CD से 6 है, सिलौड़ी से 10 है, जो कुछ भी वो प्रॉपर हर समय पे वो पूरी रिपोर्टिंग और आज जाती है। इतने सैंपल लग रहे हैं। जैसे ही हम 8 बजे 6 बजे या 7 बजे जितनी देर शुरू करेंगे सैंपल लोड के हिसाब से, जैसे अभी है कि हम 8 बजे शुरू करेंगे, सैंपल लोड ज़्यादा सुबह 6 बजे ही कर देंगे। तो यहाँ पर वो चीज़ें एंट्री होना चाहिए। यहाँ भैया 40 है, यहाँ पर एंट्री चालू। उन जितने भी PPE किट होता है जो नॉर्म्स है, वो नॉर्म्स के बाद इस कमरे में आए। आज अभी तो कुछ नहीं, इन्फेक्शन नहीं है। मशीन चालू होगी, इस मशीन को चालू होने में आधे घंटे लगते हैं और वो सैंपल अपन ने लाया, फिर से उस पर हाइको मारा। इस मशीन की पूरी क्लीनिंग होती है, इन्हीं की ये सब रखा हुआ है अंदर, उसे क्लीन करेंगे सारा कुछ। उसमें 1 घंटा लग गया जब तक उसका हाइको सूख गया। और उस सैंपल को जो डब्बा है वो इसी में डाल दो, वो पूरा डब्बा इसके अंदर जाएगा। उस डब्बे को, इसमें काम करने का जो पोजीशन है वो थोड़ा ट्रिकी होता है, क्योंकि अपने को जो काम करना है वो ऐसे करना होता है और ऐसे आपको 4 से 5 घंटे काम करने हैं। वो बड़ा ट्रिकी काम है। मशीनों से सब चलती रहती है, इसका प्रेशर बनता है, बाहर जाता है फिल्टर होकर, फोटो लगता है, हमको बाहर ना निकले। तो यहाँ पर जो काम होगा, हम सैंपल को खोलेंगे पूरा, तो कई लेयर में पैक हो जाता है। वैक्सीन कैरियर के अंदर एक डब्बा, उसके अंदर 3-4 लेयरिंग,
पन्नी की रहती है, वो सब निकाल के हम इकट्ठा करते जाएंगे। वहाँ पर हमारे पास पूरा प्रोटोकॉल है और यहीं पर वायरस को मार, जिंदा वायरस है वो मर गया, टूट गया। अब उसके अंदर का जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक जिसको बोलते हैं, उसके अंदर वो जेनेटिक मटेरियल है। अब अपने को वो टेस्ट करना है, तो वो मार दिया। हमने सैंपल के 2 टुकड़े बनाए। एक टुकड़ा सैंपल का जो है मतलब एक पार्ट -80 डिग्री की मशीन है बाहर, उस पर रखी और एक पार्ट से सैंपल करते हैं। वो इसलिए होता है, कई बार रेफरेंस के लिए होता है, NIV पुणे या हायर सेंटर को भेजने के लिए, तो वो काम करेंगे अपन। और यहाँ पर जब सारा काम कर लिया तो हम सारी चीज़ें लेके उसमें ऑटोक्लेव में हाई टेम्परेचर पे रहता है, उसमें डिसइंफेक्ट करेंगे सब कुछ। तब तक सब बंद है। ये 4 से 5 घंटे का काम है। तो यहाँ पर 2 लोग कम से कम इसलिए लगते हैं ना, कई बार की पसीना चलता है इधर से, तो फिर आदमी को हालत खराब होने लगती है, क्योंकि पैक हो जाएगा, छत गर्म हो जाती है। तो ये ऑटोक्लेव हो गया, इसको खोला, इसमें भी 1.5 घंटे लगते हैं कम से कम। उसको लाया, कचरा जो था वो इधर डाला। क्या इसमें बहुत वाटर रहते क्या है? खत्म होता है, ऑटोक्लेव बोलते हैं। ऑटोक्लेव बोलते हैं। सारे अस्पतालों में यूज होता है, कोई भी चीज़। और एक पार्ट जो है वो यहाँ टुकड़ा को अलग करना है, जिसे हमें देखना है, तो वो टुकड़ा यहाँ पर अलग होगा। तो सैंपल लोड के हिसाब से यहाँ 2 घंटे से 4 घंटे 3 घंटे जैसा भी होता है सैंपल। अगर 30 सैंपल है तो कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे लगते हैं। उस RNA को टुकड़े को अपन ने अलग किया, इसको बोलते हैं RNA एक्सट्रैक्शन, क्योंकि इस वायरस में RNA होता है। फिर उस पर लाया तो कुछ और प्रोसेस है कि उसमें कई तरह के केमिकल या रिएजेंट मिलाते हैं अपने को, क्योंकि वो RNA को अब अपने को बढ़ाना है कि थोड़ा सा RNA होगा, बहुत छोटा होता है वायरस, इतना छोटा, तो सोचो उसके अंदर क्या होगा, कितने छोटे होंगे। तो उसके लिए कुछ तत्व हैं वो इसमें डाले जाते हैं, पूरे मास्टर मिक्स कहलाता है। इसमें बिल्कुल क्लियरली सब कुछ बंद करके वो इसमें लैमिनार फ्लो मशीन पे होता है। अब लैमिनार फ्लो पे हो गया, सारे सैंपल पे वो डल गया। अब फिर आता है लास्टली, जो उसका नाम आप लोगों ने आमतौर पर, वो जो प्लेट है PCR की, इस मशीन के अंदर रख दी जाएगी और 1 से 1.5 घंटे के अंदर उस RNA को ये कम से कम अरबों गुना कर देगा। तब तो हम जान पहचान पाएंगे। तो नहीं तो सब बाल वाले हैं तो टकला कैसे दिखते, खूब सारे टकले हो जाए, तो ऐसे इसमें भी ये अरबों गुना खरबों गुना उस RNA को प्रोटेक्ट कर देगा 1.5-2 घंटे में। तो वो मास्टर में जो मिला है सारी चीज़ें काम करती हैं। फिर उसमें वो भी मिला हुआ है, तो इससे कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे वो कर्व दिखाने लगेगा कि हाँ ये वही टुकड़ा है जिससे कोरोना को पहचान की जाती है, तो इससे पता कर देंगे। इन सारे प्रोसेस पे अपने को 8 घंटे से 10 घंटे लगते हैं। अब इसमें एक प्रोसेस और है कि कन्फर्म, पहले स्क्रीन किया, अगर सारे नेगेटिव हैं तो ओके, रिजल्ट दे दो। अगर उसमें से कोई पॉजिटिव है तो उसको दोबारा टेस्ट करना है कि क्या वाकई में ये पॉजिटिव है, जैसे फर्जीवाड़ा करके की जान भेजने दो। इसलिए बड़ी लंबी प्रोसेस है, 8-10 घंटे या 12 घंटे भी कई बार लग जाते हैं। तो यहाँ से फिर रिपोर्ट बाहर जाएगी, बाहर मतलब पोर्टल में जाएगी, हम किसी को बताते नहीं, उस पोर्टल से ही आती है, जो इन्वेंट्री पोर्टल है वहाँ पर जो पहले दिखा है वहाँ पर एंट्री हो गई, आज इतने जितने, और सबको पता चल गया। तो सरकार रियल टाइम पर ट्रैक कर रही है, उन्हें पता चल गया कि सुबह जो 30 लगे थे और शाम को 6 बजे रिजल्ट आ गया है, इसमें इतने पॉजिटिव है इतने नेगेटिव। उस हिसाब से वो किसी भी जगह गए को उसका स्टेटस देते हैं कि ग्रीन है, ऑरेंज है, जो कुछ भी है, उस हिसाब से अपने अमला को सख्त करेंगे, यहाँ पर ज़रूरत है, या ये बंदा कहाँ का है, सिगरौली का रहने वाला, सीधी का या सिहावल का, वहाँ पर जाके उसको ट्रेस करें। तो एक टीम लग जाएगी उसको ट्रेसिंग में, कितने लोगों से मिला, कहाँ से आया था, तो वो वही कमला। इसलिए सारी चीज़ें रियल टाइम पे होती है। तो ये है कि बीच में इसको तोड़ नहीं सकते, 8 से 10 घंटा बिल्कुल चलना पड़ेगा। और इसको अभी 24 आवर के लिए कर रहे हैं, तो जैसे ये धीरे धीरे चलेगा और हमारे पास मैन पावर मिलती जाएगी तो उसको और बढ़ाते जाएंगे। कि जैसे सुबह से 6 बजे 8 बजे शुरू हुआ, 4 बजे तक रहा, तो दूसरा प्रोसेस 4 बजे से, क्योंकि हर मशीन को कंटिन्यू नहीं चला सकते आप, फिर से उसी चैम्बर में, तो ये रात में 2-3 बजे तक ये चल रहा है। मतलब डिपेंड करता है कि वहाँ का स्टेटस कैसे। इंदौर में 24 घंटे चल रहा है ये। अभी क्या है जांच की स्टेटस यहाँ पर? कहाँ? अभी यहाँ पर अभी तो ये बता रहे हैं कि शायद कोई सैंपल आ रहा है। अभी हम रेडी हैं, हमारी तरफ से पूरी हम रेडी हो चुके हैं, हम तैयार हैं, हमारे पास सारी चीज़ें हैं। मतलब कंफर्मेशन का मतलब ये है कि NIV पुणे ICMR पूरे भारतवर्ष में देख रहा है, तो वही चीज़ें सप्लाई कर रहा है, तो वही बता रहा है। फिर ये सारी चीज़ें, इवन मशीन भी वहीं से आई,
तो जब सैंपल लोड है तो हम रेडी हैं, जैसे ही सैंपल आया हम चालू हो जाएंगे। तो क्या अभी कुछ जांच यहाँ पे की गई है या अभी फर्स्ट ऐसा करेंगे? अभी कोई सैंपल नहीं आया है, मशीन वैलिडेट हो चुकी है, सैंपल आएगा हम काम चालू करेंगे। तो ये मतलब कि आज दोपहर में 11 बजे के आसपास वैलिडेट हो गया, वहाँ से पोर्टल खुल चुका है। आप नेट पे सर्च करेंगे तो रीवा दिखाएगा, मतलब रीवा रेडी है। अब ये है कि सैंपल आना चालू हो जाए, जैसे भी जो जबलपुर जाते थे वो यहाँ आ जाएंगे। अभी कितने लोगों की टीम है आपके साथ जो यहाँ प्रॉपर काम कर रही है, और किस तरह से वो सब पूरी टीम आपकी काम करेगी, क्या तैयारी है? हम यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी से हमारे हेड हैं डॉक्टर अमरीश नेगुड़ी, जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं। मैं हूँ डॉक्टर प्रमोद कुशवाहा, जो को एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। डॉक्टर विजय तिवारी हैं। हम लोग ये जांच वाला पूरा देखेंगे, मॉनिटर भी करेंगे, और जो इन्फेक्शियस पार्ट है उसको भी देखेंगे। प्लस 2 MDRU के साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर संजय और विनीत साहब, वो यहाँ पर काम करेंगे। हमने डिवाइड किया हुआ है सबको, क्योंकि एक चैम्बर में जो काम करेगा वो हर चैम्बर पे घूमेगा नहीं। वो है डॉक्टर आशुतोष, इन्वेंट्री वाला, रियल टाइम पे सब कुछ करना है, तो सारी चीज़ें देखनी है। अभी 13 लड़कों का इंटरव्यू हुआ था, 13 जो लैब टेक्नीशियन है उन बच्चों का यहाँ से विज्ञप्ति निकली एपिडेमिक लॉ के तहत कि उनको ज्वाइन करना है, ऐसी महामारी है। तो वो बच्चे कुछ आ गए हैं, 6-7 आ गए हैं, कुछ और आ रहे हैं अपना मेडिकल ज्वाइन लेके, तो वो लोग सारे आ जाएंगे। तो हम उस हिसाब से टीम बना देंगे 24 आवर्स की। अभी हम लोग कुछ हमारे डिपार्टमेंट को गए, जैसे पतिराज, कुछ हमारे माइक्रोबायोलॉजी को गए, तो 7 लोग हम पहले से, तो 7 से 10 लोगों की टीम तो एक शिफ्ट में चाहिए होती है। प्लस कंज्यूमेबल्स बनाना, कि सुबह आए हैं तो हमको हाइपो बनाना है, अल्कोहल बनाना है, जो चीज़ें रिएजेंट्स रखती हैं उनको बनाना भी होता है, और ये रोज़ बनाना, आप बना कर रख नहीं सकते, नहीं तो इनकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है। तो आपको हर शिफ्ट में भी बनाना होगा। अगर हर शिफ्ट में चलिए, क्योंकि लाइफ कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। 8 घंटा मतलब 8 घंटे के बाद अगर इतना बचा है तो हम इसको फिर फेंक देंगे, इसको बचा के नहीं रखेंगे, क्योंकि क्वालिटी से बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं। तो अभी हमारे पास है एक शिफ्ट के लिए प्रॉपर है। बाकी जो नए बच्चे आए हुए हैं, जो नए टेक्नीशियन हैं, हम उनको प्रॉपरली ट्रेन भी करेंगे हर स्टेज पे, कि यहाँ पर आप इकट्ठा झोंकने का नहीं, क्योंकि बड़ी क्रूशियल प्रोसेस है, कि तुम ही करो, उनको मैं बताऊँगा। और जहाँ पर मैं हूँ और दूसरे में जा रहे हैं नेक्स्ट सेक्शन में, वहाँ पर भी सब बच्चों को पॉइंट बाय पॉइंट लगा के उनको 2-4 दिन ट्रेन करेंगे। धीरे धीरे फिर उनको ऑब्जर्वेशन में हैंड देंगे, फ्री हैंड नहीं दे सकते कि कुछ भी जाँच आ जाए, क्योंकि एक जांच का खर्चा जो है 4,500 से 5,000 सिर्फ जांच का है। और ये सब AC वेसी PP किट का इन सबको जोड़ लीजिए तो और ये सब सरकार का है। ये काम करने में मतलब इतना जोखिम है, इन सबको लेके क्या आप लोगों की क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से तो प्रॉपर मतलब तैयारी है आप लोगों की? जोखिम देखिए काम में तो है, नो डाउट, चाहे वो क्लिनिकल का चाहे यहाँ पर। बस इसके लिए बस एक तरीका ये है कि हर स्टेप को हम प्रॉपरली फॉलो करें, जहाँ पर जो गाइडलाइंस हैं उनको प्रॉपरली फॉलो करें। तभी मैंने कहा कि जो बच्चे आए हैं नए, उनको हम प्रॉपरली ट्रेन करेंगे और अपने ऑब्जर्वेशन में ही करेंगे सब, कि हर स्टेप को प्रॉपर ध्यान देना, एक स्टेप मिस नहीं करना, तो फिर चांसेस बिल्कुल नेल हो जाते हैं। और अभी तक कोई भी लैब से इन्फेक्शन नहीं हुआ। अगर पूरा अपन देखें, जो भी हुआ है वो बाहर से या तो लेके आया है, यहाँ से लेके नहीं गया, पूरे भारत में देखिए। अगर आप प्रॉपरली चीज़ें को फॉलो करेंगे, सारी चीज़ें की अरे नहीं हड़बड़ाहट में जाना है, क्योंकि जैसे ही यहाँ अंदर आए तो मोबाइल और अंगूठी चेन सब कुछ को बाहर निकाल के आना, तो सिर्फ और सिर्फ काम पे ध्यान देना। तो जो जिस स्टेप पे है, जैसे सबसे क्रूशियल वो है कि आपको जिंदा वायरस को मारना है, तो वहीं से अगर आ गया तो फिर गड़बड़ है, तो वो पूरी प्रोसेस को फॉलो करना है। फिर इधर आए तो इस स्टेप की अपनी प्रोसेस, सबके प्रोटोकॉल सबसे लगे हुए गाइडलाइन के अपने, अब इतना करना सारी चीज़ें, तो वो होता नहीं आमतौर पर। और हम पूरी कोशिश भी करेंगे प्रॉपरली, हमारे पास डिसइंफेक्टेंट है, हैंड वॉशिंग करते हैं, सारी चीज़ सिखाएंगे और उनको हम बताएंगे अपने ऑब्जर्वेशन में। तो ये धीरे धीरे जैसे टीम वर्क बनता जाएगा और लोग और माहिर होते जाएंगे, तो और काम आसानी से होगा। जो हम कहते हैं 12 घंटे में काम हो रहा हो, शायद अगले कुछ 10 से 15 दिनों में 10 घंटे में होने लगेगा। किट और इन सब चीज़ों की क्या कंडीशन है यहाँ पर, कितने ये रोज बताए तो रोज रियल टाइम में आज कितनी जांचें लगी, कितनी चीज़ें खर्च हुई, ये रोज बताना है। क्योंकि हमको दे तो IC मार रहा है, तो रोज वो पोर्टल में एंट्री हो। 4 बजे हमको रोज ये बताना है कि साहब आज हमको इतना खर्चा हो गया, इतनी चीज़ें बची हैं, और तो उन्हें पता चल जाता है। क्योंकि जांच चाहे 30 लगे और जांच चाहे 2 लगे, फिर पूरी 1 लगे, है ना, क्योंकि वो 96 वेल की किट है, तो चाहे 1 लगे चाहे 30 लगे, क्योंकि इसका टेम्पलेट वही है। तो हम तो यही चाहेंगे कि मैक्सिमम जांचें लग जाएं, क्योंकि वो बहुत महंगी चीज़ है।
पैसा हमारी आपकी जेब से जाता है। तो ये 30 मैक्सिमम जांचें लग सकती हैं, 30 से 33, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव कंट्रोल डालना पड़ता है। तो वो ये है कि अपन प्रॉपरली सारी चीज़ें एक शिफ्ट में एक दिन तो कम से कम कर लें 30 से 33 जांचें। तो वो और रियल टाइम में कि जैसे उन्हें पता है कि उन्होंने हमें 3 किट दे रखी है और आज ही 1 किट खत्म होगी, तो वो ऊपर का हेडेक है कि नहीं भाई वहाँ पर 30 सैंपल पर डे के हिसाब से आ रहा है, तो हमें भेजना है 6 किट तुरंत, कि 1 किट खत्म होने के पहले। तो ये सारा इसीलिए रियल टाइम में चल रहा है। बिल्कुल रोज़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, आप यहाँ से अपडेट नहीं कर पा रहे हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बताओ, कोई समस्या आती वो बताने का, टेक्नीशियन है कोई बीमार हो गया किसी समस्या, तो वो सारी चीज़ों को मैनेज करना है। तो हम पूरा टीम है, हमारे HOD है, वो सारे लोग हैं, हम हैं, साथ में हमारे डॉक्टर विजय तिवारी हैं, ये सारे लोग मिलके सब कुछ कोऑर्डिनेट करके ये करेंगे। सर जैसे आपने बताया कि 8 घंटे जांच की मतलब एग्जैक्ट रिपोर्ट आने में लगेगा, 8 से 10 घंटे मिनिमम। ये बताइए कि 8 घंटे में अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कितनी जांचों की रिपोर्ट आ सकती है? अभी इस सेटअप में 30 जांच, हाँ इस सेटअप में वही बताया, एक प्लेट के लिए अपन कर सकते हैं, कंटिन्यू किसी चीज़ को करा नहीं जाता। जैसे 30 जांचों के लिए हमने वहाँ पर जिंदा वायरस को खोला और निकाला, तो उसके बाद उसको बंद करना है, उसको सारा डिसइंफेक्टेड करना है, तब दूसरा स्टेप चालू होगा। तो अभी क्या सिंगल पोर्टल है, सब कुछ सारी जगह सिंगल मशीन है। इंदौर में कैसा है, ये मशीनें भी 3 रखी हैं, RNA एक्सट्रैक्शन भी 4 है, क्योंकि लोड है। तो ये फिर ICMR कोऑर्डिनेट करता है, उस हिसाब से फिर चीज़ें बढ़ती हैं, क्योंकि आप इसको 24 घंटा नहीं चला सकते। इसीलिए इस मशीन की, ये मशीन की कीमत जो 20 से 25 लाख, इतनी बड़ी आसान सी छोटी सी है, और उसके लिए फिर AC लगाना, ये करना, वो करना, तो ये सारा खर्चा होता है। तो एक शिफ्ट में 30 जांचें लगती हैं अमूमन, क्योंकि उसी में आपको 5-6 घंटे तो वहीं लग जाएंगे। तब आपको मैं बताया कि ऐसे बैठ करके और ऐसे करके करना, वो एटिकेट आने में ही बड़ा समय लगता है। तो वो सारा चीज़ है, क्योंकि 5 घंटा 6 घंटा आपको AC पंखा बंद, सारा चीज़ बंद, चेहरे पे ढेर सारे मास्क और ये सारा कुछ करने के बाद वो कैसा फील होता होगा, उसको महसूस करें तो बड़ा अजीब है। तो क्योंकि फिर एफिशिएंसी घटने लगेगी, तो अपन फिर इसको शिफ्ट वाइज करेंगे कि 1 के 2 शिफ्ट कर दें और 2 को 3 शिफ्ट कर दें। तो वो जैसे जैसे सारे लोग रमते जाएंगे तो काम होता जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और प्रॉपरली सफाई वगैरह के लिए तो है ही है, बता चुके हैं सारे, आज का लड़का साफ होता है, तो सारी चीज़ें होंगी। हमें बताना पड़ेगा इतनी PP किट खर्च हुई, ये खर्च हो, वो खर्च हो, तो सब कुछ रियल टाइम में हो रहा है, तो सारे मॉनिटर करने में लगे हुए। लॉकडाउन के बाद व्यवस्था में होगा आंशिक संशोधन, कलेक्टर ने ली बैठक। विगत 27 दिनों से लगातार जारी लॉकडाउन से कुछ राहत देने की दिशा में सोमवार को जिला प्रशासन द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा समेत कई विधायकों के अलावा कलेक्टर बसंत कुर्रे, ADM इला तिवारी, जिला पंचायत CEO अर्पित वर्मा के अलावा अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान लॉकडाउन से मिलने वाली आंशिक छूट के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में सांसद जनार्दन मिश्रा, देवतलाव विधायक गिरीश गौतम, मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल, सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह, त्योंथर विधायक श्यामलाल द्विवेदी, SP आबिद खान, जिला पंचायत CEO अर्पित वर्मा, पर कलेक्टर श्रीमती इला तिवारी, अन्य जनप्रतिनिधि एवं जिला अधिकारी उपस्थित रहे। आज जो है जिले की जो डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है, इसकी बैठक आयोजित थी, जिसमें माननीय सांसद जी और माननीय विधायकगण इसमें उपस्थित रहे। जिले के जो प्रमुख अधिकारी इसमें सम्मिलित रहे और होम डिपार्टमेंट भारत सरकार का जो 15 तारीख को जो सर्कुलर जारी हुआ था, जिसमें ऐसे ज़िले जो कि ग्रीन जोन में हैं, ग्रीन बेल्ट में हैं, उनमें कुछ छूट देने का शासन ने निर्णय लिया था। उन्हीं विषय पर आज चर्चा हुई कि किन चीज़ों को छूट मिलेगी, और जो भी छूट मिल रही है वो एक निश्चित शर्त पे मिल रही है, जिसमें कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना है, 5 से ज़्यादा आदमी एक जगह इकट्ठा नहीं होना है, और जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो लगातार बनी रहें, लोगों को कोई इसमें कठिनाई ना हो, रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं उनकी पूरी हो। इसके साथ ही ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि परमिसिबल रहेंगी, जैसे कृषि फसल तैयार है और अब इनको मंडियों में या उनके जो निर्धारित उपार्जन केंद्र हैं उनमें जाना है, ऐसे इक्विपमेंट्स जो कि कृषि में लगे हैं,
इनका जो सही उपयोग हो और किसान को जो है इसका वाजिब मेहनत का जो कीमत मिल पाए। इसके अलावा जो रूरल एरियाज़ में गवर्नमेंट के जो बहुत सारे काम चल रहे थे, भले ही वो मनरेगा के काम जो अभी बंद थे, ऐसे रोज़गार के अवसर भी लोगों को प्रदान करना है, क्योंकि बड़ी संख्या में बाहर से जो हमारे मज़दूर हैं वो लौट आए हैं और आज उनके सामने रोज़ी रोटी का संकट पैदा हो गया है। तो ऐसे लोगों को भी स्थानीय तौर पर उनको रोज़गार उपलब्ध कराना होगा और उनको एक मनरेगा के जो भी काम हैं उनमें इन्वॉल्व करना है। इसके अतिरिक्त जो विभागीय काम है, जैसे पेयजल के लिए पीएचई का है, सड़क निर्माण है, और भी जो पंचायतों के माध्यम से क्या क्या काम हो सकते हैं, जल संवर्धन के भले ही वो काम हो, ऐसे कामों को प्राथमिकता पे लेकर स्थानीय तौर पर लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराए जाने के लिए कार्य योजना बनी है। ज़िले की जो बॉर्डर्स हैं वो सील रहेगी। अभी तक हमारे यहाँ कोई भी पॉजिटिव केस कोरोना का नहीं आया है, फिर भी एहतियात के तौर पर जो हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो सील रहेंगी और जो अंदर ज़िले के अंदर जो लोग हैं वो अपने आप को बचा सकें इस संक्रमण से। ऐसे में उनको स्वयं एक निर्धारित दूरी एक दूसरे से बनाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए और जो आवश्यक दुकानें हैं वो आज से हम उसमें खोल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही को लेकर एम्बुलेंस कर्मचारियों ने कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। कोरोना संक्रमण के संदिग्ध मरीजों को लाने ले जाने का काम करने वाले एम्बुलेंस कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही लापरवाही के संबंध में एम्बुलेंस कर्मचारियों ने कमिश्नर डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव को ज्ञापन सौंपते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कमिश्नर कार्यालय ज्ञापन सौंपने पहुंचे एम्बुलेंस कर्मचारियों ने बताया कि लगातार एम्बुलेंस कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना संक्रमित संदिग्ध मरीजों की सेवा करते हैं। ऐसी स्थिति में स्वयं के अलावा घर परिवार व अन्य लोगों में संक्रमण का खतरा बना रहता है। इसी बात को लेकर जब स्वास्थ्य विभाग से पीपीई किट मांगी गई तो साफ मना किया गया और बोला गया कि ड्यूटी करना है तो करो, नहीं तो जाओ। इतना ही नहीं, इसी बात के चलते नौकरी से भी बाहर कर दिया गया। ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करें, जबकि शासन प्रशासन का भी साफ निर्देशन है कि इस विपरीत परिस्थिति में किसी प्रकार से किसी की सेवाओं को ना बाधित किया जाए, ना ही सेवा कर रहे लोगों को परेशान किया जाए। ऐसी स्थिति में दिन रात सेवा करने वाले एम्बुलेंस कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्यवाही कहां तक न्यायोचित है, आप खुद सुनिए एम्बुलेंस कर्मचारियों की पीड़ा इन्हीं की जुबानी। हम 108 में पायलट पद पर कार्य कर रहे हैं। एलएस गाड़ी रीवा में जो कोरोना में लगाई गई है कोरोना पेशेंट के लिए, तो उसमें प्रॉब्लम हम लोगों को काम करने में ये जा रही है कि पीपी किट अवेलेबल नहीं कराई जा रही है। वहाँ से बोला जाता है सीएमएचओ ऑफिस से कि मास्क ग्लव्स में ड्यूटी करो, पेशेंट लाओ, और उससे व्यवस्था सुरक्षा नहीं बन पा रही है। उसके लिए पीपी किट ही सुरक्षित मानी गई है, तो पीपी किट वो लोग देते नहीं हैं। कल हम लोग ड्यूटी में थे तो एक पेशेंट के लिए कॉल आई थी हमारे पास वो एसपीएस मॉल से, तो हम लोग जब वहाँ गए किट के लिए सीएमएचओ ऑफिस, तो वहाँ से बोला गया कि किट नहीं मिल पाएगी, आपको जाना हो तो जाइए, नहीं तो मत जाइए। डॉक्टर अग्रवाल जी हैं कोई जो नोडल प्रभारी हैं वहाँ के कोरोना के डिस्ट्रिक्ट से, तो उनके द्वारा ये बोला गया था और यही सारी चीज़ें चलती रह गई सर लगभग 5 बजे शाम तक। फिर 5 बजे शाम को हमारे जो जिला प्रभारी जी हैं 108 के, उनके द्वारा फ़ोन से बताया गया हम लोगों को कि आप ड्यूटी छोड़ के घर जा सकते हैं, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग वहीं से फिर घर चले गए। तो ड्यूटी से भी हम लोगों को निकाल दिए वो, जबकि इस समय इस महामारी में हम लोग एनी टाइम 24 घंटे कार्यरत थे, सेवा दे रहे थे। और इसके पहले किट वो लोग देते भी थे, लेकिन डायरेक्ट बोल दिए कि मैं नहीं दे पाऊँगा, जो करना हो वो करो, जाना हो जाओ, ना जाना हो ना जाओ। बताइए, इस महामारी के चक्कर में हम लोग पहले पेशेंट के पास जाते हैं तो इन्फेक्शन तो पहले हम लोगों का होगा। फिर हम लोग हज़ारों लोगों से मिलते हैं, रात दिन यही सेवा ही देनी है, काम ही कर रहे हैं, तो हर आदमी से तो हम ही लोग मिलते हैं, तो हमारे द्वारा और बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग उनसे रिक्वेस्ट किया था, लेकिन वो मना कर दिए। ड्यूटी से भी बोल दिए कि ड्यूटी भी नहीं देंगे आपको, आप घर चले जाइए।
तो इसीलिए हम लोग ये सूचना देने आए थे माननीय कमिश्नर साहब को। तो क्या आश्वासन मिला आपको? अब उसमें कार्रवाई के लिए बोले हैं, सर ने ले लिए हैं और बोले हैं कि इसमें मैं जल्द से जल्द कार्रवाई करूंगा, जो भी होगा तो आपको अवगत कराया जाएगा आपके विभाग को। जी, कारण ये था कि हम लोग 108 पे EMT पद पर मैं पदस्थ हूँ और इस समय जो है कोविड-19 पे जो हम लोग की ड्यूटी लगाई गई है तो उस पर हम लोग जो है कार्य कर रहे हैं। तो इस पर जो अभी तक हम लोग जो है जब भी पेशेंट लेने जाया करते थे तो PP किट लेके जाया करते थे। कल जब हम लोगों के पास केस आया तो ये हम लोगों को किट देने से मना कर दिया गया CMHO ऑफिस पे। फिर जो है हम लोगों ने अपने अधिकारियों से बताया कि हमको PP किट दिलवाइए, तो उन्होंने मना कर दिया, बोले जो आपके पास सामान है उसी से काम चलाइए, बाकी किट अवेलेबल नहीं हो पाएगी। अगर काम करना चाहते हैं तो करिए, नहीं तो आप घर चले आइए। थोड़ी देर रुकने के बाद उन्होंने एक संभागीय अधिकारी को लाइन पे लेकर हमको धमकी दी गई कि आपको मैं भोपाल का पूरा चक्कर कटवाऊंगा और फिर आप नेता मंत्री से फ़ोन लगवाते रहना। इस चक्कर में फिर उन्होंने कहा कि आप घर जा सकते हैं, मैं दूसरे कर्मचारी आपके पास आ रहे हैं ड्यूटी करने के लिए, और हम लोग चले आए। अब बताइए कि हम लोग इस महामारी में अगर हम बिना PP किट के जाएंगे तो सबसे पहले तो हम इन्फेक्टेड होंगे, हमसे मिलने वाले हमारे समस्त जो कर्मचारी भाई हैं 108 के, वो इन्फेक्टेड हो जाएंगे, क्योंकि हमको जानकारी तो 5 से 7 दिन बाद होगी। तब तक तो हम लोग काफ़ी लोगों को इन्फेक्टेड कर चुके होंगे। उसके साथ ही हमारा पूरा परिवार जो है इस इन्फेक्शन से ग्रसित हो जाएगा। तब बताइए इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं। जी, स्वास्थ्य अधिकारियों के जो नोडल अधिकारी है डॉक्टर ML गुप्ता जी, उनको मैंने फ़ोन करके PP किट के लिए बात की थी, तो उन्होंने साफ मना कर दिया था कि बोले मेरे पास नहीं है, आपको अगर काम करना है तो करिए, नहीं तो मत जाइए। तो हम लोगों ने मना कर दिया कि अब नहीं जा पाएंगे भाई, हमको बिना PP किट के हम बिल्कुल नहीं जा सकते। आप जो है संबंध में CMHO साहब से भी कई बार इस बात पे बहस हो चुकी है, वो भी साफ साफ मना कर चुके हैं कि हम PP किट नहीं दे पाएंगे। वो हम सिर्फ जो है पॉजिटिव केसेस पर ही दे पाएंगे, संक्रमित केसेस, सस्पेक्टेड केसेस पर बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। छूट का नाम सुनते ही शहर में उमड़ पड़ी भीड़, पुलिस ने की कार्यवाही। विगत 27 दिन से चल रहे लॉकडाउन के बाद सोमवार को जैसे ही कुछ छूट की बातें सामने आई, लोगों की भीड़ टूट पड़ी, जिसको संभालने पुलिस को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसके बाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए कई वाहन भी जब्त किए गए। 20 अप्रैल को लॉकडाउन में आंशिक परिवर्तन की बातें सामने आते ही लोगों की भीड़ शहर में टूटने लगी, जिसे देखते हुए पुलिस ने मोर्चा संभाला और बिना पास शहर में घूम रहे लोगों के अलावा कई वाहन चालकों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए वाहन भी जब्त किए गए। रीवा पुलिस की अनोखी पहल, संक्रमण से बचाव को लेकर लोगों को जागरूक करने, फिल्मी गीतों की मनमोहक प्रस्तुतियां। पूरी दुनिया कोरोना संक्रमण के चलते पूरी तरह से हलाकान है। जहां देखें हर व्यक्ति के मन में डर व दहशत का भाव दिखाई पड़ रहा है। इधर दूसरी तरफ संकट की इस घड़ी में लगातार दिन रात सेवा देने वाले पुलिस कर्मचारियों ने एक ऐसी अनोखी पहल की जो खुद के साथ साथ लोगों के मन को भी सुकून देने वाली है, जिसमें जिला पुलिस बल रीवा के कई जवान व पुलिस अधिकारियों द्वारा पुलिस अधीक्षक आबिद खान की उपस्थिति में मनोरंजक कार्यक्रम आयोजित कर फिल्मी धुनों पर पुलिस द्वारा कई मनमोहक प्रस्तुतियां देकर उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों समेत लोगों को मंत्रमुग्ध किया गया। पिछले 27 दिनों से लगातार लॉकडाउन के चलते मानो लोगों की जिंदगी थम सी गई है। ऐसी सोच को पुलिस के इस आयोजन से एक नई ऊर्जा मिली है। वहीं लगातार काम के बोझ से दबे मन को भी प्रसन्नता मिली है। कोरोना संक्रमण से जागरूकता की दिशा में यातायात विभाग द्वारा संगीत समारोह का आयोजन स्थानीय स्टेचू चौराहे में किया गया, जिसमें यातायात पुलिस के सूबेदार दिलीप तिवारी द्वारा कई मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल रखा गया। आयोजित संगीत समारोह के दौरान पुलिस अधीक्षक आबिद खान, एडिशनल SP शिव कुमार वर्मा, DSP मनोज वर्मा, CSP SS बघेल सहित पुलिस कर्मचारियों समेत अन्य लोग मौजूद रहे। हिंदुस्तान हमारा हमारा
इसका क्या उद्देश्य है, क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि रीवा जो है वो ग्रीन जोन में है, और ग्रीन जोन का मतलब अभी तक यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव केस नहीं आए हैं। तो बहुत संभावना है कि कल 20 तारीख से कुछ चीज़ों में यहाँ पे छूट प्रदान की जाए रीवा की जनता को। और क्योंकि ऐसी जो छूटें प्रदान की जाएंगी, इससे संभावित है कि सड़कों पे लोगों की भीड़ बढ़े और प्रतिष्ठानों पे, दुकानों पे, इंस्टीट्यूशनल एरियाज़ में लोगों की भीड़ बढ़े। हमारा ये प्रयास है कि अब जैसे ही हम ग्रीन जोन के छूट को प्रदान करते हैं लोगों से अपेक्षा है कि लोग जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म हैं, जो मास्क लगाने की अनिवार्यता है और जो इस तरह के कोरोना से संबंधित जो नियम हैं उनको स्वतः पालन करना पड़ेगा। क्योंकि लोगों को, अगर लोग खुद पालन नहीं करा पाएंगे तो छूट की दृष्टि से जब लोग ज़्यादा हो जाते हैं तो पुलिस उनको एनफोर्स नहीं करा सकती है। ये कार्यक्रम आज कराने का उद्देश्य ये है कि लोगों में एक जागरूकता, हम एक मैसेज दे सकें कि अगर कोई छूट प्रावधान होती भी है 20 तारीख से तो उसका लोग कोई गलत उपयोग नहीं करें। लोगों के अंदर ये बात समझ में उनको आनी चाहिए कि जो छूट दी गई है वो किन कंडीशंस के साथ दी गई है, मास्क लगाने को लेकर के, डिस्टेंस बना करके रखने को लेकर के, और लोगों को ट्रेन करने का उद्देश्य है, लोगों में एक जागरूकता पैदा करने का उद्देश्य है। क्योंकि अब छूट के बाद भीड़ बढ़ने की संभावना है और हम ये चाहते हैं कि हर आदमी तक ये मैसेज पहुँचे कि इस बीमारी से लड़ने के लिए हमें बहुत दिनों तक इस तरह के जो बंधन हैं मास्क से संबंधित और सोशल डिस्टेंस से इनका पालन करना पड़ेगा, और लोग स्वतः इसको करेंगे तो ही उसका हम लोग इसको हर जगह कारगर कर पाएंगे। सरकारी खाद्यान्न दुकान बड़ा गांव में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई जा रही धज्जियां। गुड़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बड़ा गांव में सरकारी खाद्यान्न की दुकान पर खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। साथ ही मास्क व सुरक्षा की भी कोई इंतजाम नहीं है। कामरेड लालमणि त्रिपाठी ने आरोप लगाते हुए बताया कि रायपुर करचुलियान जनपद पंचायत के ग्राम बड़ा गांव में सेल्समैन देवेंद्र कुमार चतुर्वेदी द्वारा लगातार शासन प्रशासन के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिसकी शिकायत एसडीएम गुड़ समेत थाना प्रभारी से की गई है। बावजूद इसके सेल्समैन की मनमानी बदस्तूर जारी है। आज 20 अप्रैल को ग्राम पंचायत बड़ा गांव के शासकीय उचित खाद्यान्न की दुकान में देवेंद्र चतुर्वेदी, सेल्समैन देवेंद्र चतुर्वेदी द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन किया गया। वहाँ के जो वहाँ कार्डधारी थे, जो राशन लेने आए थे खाद्यान्न, वो बिना मास्क के थे और काफ़ी भीड़ जमा थी और कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन की नियम का पालन नहीं किया गया और मास्क के बिना देवेंद्र चतुर्वेदी द्वारा खाद्यान्न वितरण गया। एक तरफ शासन प्रशासन की लोग ये आवाज़ उठ रही है कोरोना जैसे महामारी को से बचाया जाए और यहाँ का सेल्समैन देवेंद्र चतुर्वेदी द्वारा इकट्ठा भी करके और बगैर मास्क का बिना लॉकडाउन का बिना भय के खाद्यान्न बढ़ाया गया। ऐसे में छुआछूत से कोरोना महामारी फैलती है। हमसे यहाँ के जब हम गए वहाँ उनकी वीडियो लिए तो यहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं, अनुविभागीय अधिकारी को जानकारी दिए और फूड विभाग के अधिकारी गौरी मिश्रा को भी जानकारी दिए और थाना प्रभारी महोदय भी को जानकारी दिए कि यहाँ लॉकडाउन का उल्लंघन किया जा रहा है, कृपया यहाँ आए और मास्क बनवाए और यहाँ नियम से यहाँ खाद्यान्न बटाया जाए। फैला रोग कोरोना जैसन मूढ़े विपद के गिरा पहाड़। बघेली आल्हा के तर्ज पर कोरोना जागरूकता गीत को प्रस्तुत किया है गीतकार डॉक्टर कैलाश तिवारी व गायक सतीश मिश्रा ने, जिसमें इन्होंने शानदार बघेली आल्हा तर्ज पर गीत के माध्यम से इस महामारी से लोगों को जागरूक किए जाने का विशेष प्रयास किया है। तो पेश है ये बघेली। फैला रोग कोरोना जैसन मूढ़े विपद के गिरा पहाड़, लीने रूप महामारी के मचा विश्व महाहाकार, छुआछूत के नवा रोगैया जौने केर न पारोबार घुस के हमारे देश में भैया।
पैर पसार सुने न देखन कबहू ऐसन जौन मेर भादेश तबाए से मनई तब हिन उबरी मिलजुल मन ही सूत सलाह से मनई तब हिन उबरी। कोई विरामी घेर रुकाओ सबको सहयोग करीता। विंध्य व्यापारी महासंघ द्वारा लगातार जारी है जरूरतमंदों की सेवा। विगत 27 दिनों से लगातार विंध्य व्यापारी व सिंधी समाज के संयुक्त तत्वावधान में जरूरतमंदों व गरीबों को खाद्यान्न वितरण के साथ उनकी हर संभव मदद में लगातार तत्परता से कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को खन्ना चौक स्थित जरूरतमंदों को खाद्यान्न वितरण किया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ध्यान नहीं रखा गया। रीवा विधायक व पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल की पहल पर शहर में कोई भूखा न सोए, इस दिशा में विंध्य व्यापारी व सिंधी समाज लगातार तत्परता से कार्य कर रहा है। इसी तारतम्य में सोमवार को खन्ना चौक के समीप डॉक्टर नरेश बजाज व करण जोशी समेत अन्य गणमान्य जनों द्वारा खाद्यान्न का वितरण किया गया। मैं विंध्य व्यापारी संघ के नरेश काली। हम लोग करीब 25 दिन से ये व्यवस्था बनाए हुए हैं। वो कई शहरों मोहल्लों को पता चलता जा रहा है, तो बेचारे भूखे तो हैं लोग, और लोग न कमाने वाले भी तो इकट्ठे हो जाते हैं। पर हमारे पास जो व्यवस्था बन रही है हम सबको दे रहे हैं, पर इसमें कुछ लोग डबल फायदा भी उठा रहे हैं। तो एक जने को बताता हुआ चला जा रहा है, पर हम लोग व्यवस्था बना रहे हैं सबको पहुँचाएँ खाना। अब कल ये व्यवस्था चेंज करके मोहल्ले मोहल्ले जाएंगे, वो वहीं देखेंगे जाके। आज व्यवस्था बिगड़ी है। हम चाहते हैं कि शहर में और कोरोना कोई पॉजिटिव ना निकले और व्यवस्था बनी रहे। जी बता, जैसा कि काली जी ने बताया कि ये जो व्यवस्था आज की थी, इसमें क्योंकि अपन एक जगह दे रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है। अगर ये अलग अलग जाके घर घर बांटा जाएगा, किसी मोहल्ले में बांटा जाएगा तो इतनी भीड़ नहीं लगेगी। जब भी कोई चीज़ ऐसी आती है, महामारी फैलती है या कोई भी पेंडेमिक होता है, तो जब सब दुकानें बंद हो जाती हैं, लोगों के घर का सामान खत्म हो जाता है, तो कैसे भी लोग चाहेंगे कि आगे कुछ न कुछ कहीं ना कहीं से मिल जाए। और जब ये हवा पूरी जगह फैलती है, इतने दिनों से लोग काम कर रहे हैं, तो इतनी भीड़ बढ़ती जाती है। आज मेरे को ये बताया गया कि कल की अपेक्षा करीब 3 गुनी भीड़। अगर कल भी यही होगा तो और भीड़ बढ़ती जाएगी। तो इन्हें जो डिसीजन लिया बहुत अच्छा डिसीजन है कि मोहल्ले मोहल्ले में जाके बांटेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन रहेगी, लोग घर से बाहर भी नहीं निकलेंगे और अच्छे से जहाँ जहाँ अपन चाहेंगे और जहाँ हम वो करेंगे, इंगित करेंगे कि ये लोग गरीब हैं, उनको सच में खाने की ज़रूरत है, उनको ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी परसों तरसों भी जहाँ जहाँ भीड़ लगी, कई बार एक ही परिवार के 4-4 लोग लाइन में लग के ले जाते हैं, तो परिवार की जगह नहीं एक ही ग्रुप को मिल जाता है। तो उससे घर घर जाके बांटेंगे तो और ज़्यादा अच्छा इनका व्यवस्था हो जाएगी और सोशल डिस्टेंसिंग जो आप पूछ रहे थे वो और ज़्यादा मेंटेन रहेगी। और कोरोना के फैलने के चाहे वैसे भी हम चाहते हैं ग्रीन जोन ही बना रहे, यहाँ पर कोरोना का एक भी केस नहीं आया। सभी डॉक्टर्स भी लगे हैं, सभी ये लोग भी लगे हुए हैं, जितने लोग सोशल वर्कर्स हैं सब लगे हुए हैं। और हम ये चाहेंगे कि कम से कम रीवा हमेशा के लिए ग्रीन जोन ही रहे, यहाँ पर कोरोना का कोई केस नहीं। और अब अंत में आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर।
संजय गांधी अस्पताल के बायोलॉजी विभाग में शुरू हुई कोरोना संक्रमण की जांच। बिंद क्षेत्र को मिलेगी बड़ी सुविधा। 27 दिन के लॉकडाउन के बाद कुछ जिलों को मिली आंशिक छूट, बाकी लॉकडाउन लगातार रहेगा जारी। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही व मनमानी का शिकार हुए एम्बुलेंस कर्मचारी और छूट के बाद शहर में उमड़ी लोगों की भीड़, पुलिस को करनी पड़ी कार्यवाही। ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।